का जो लेक्चर नंबर 3 है, काफ़ी दिनों से लेक्चर नहीं आ रहे थे आप लोगों के, तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स था जिसकी वजह से मैं बाकी क्लासेस काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से बना नहीं पाया, बट समय पे सब कुछ करने का कोशिश कर रहा था, बट हुआ नहीं। और अभी से ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपका रेगुलर लेक्चर आपको मिलता जाए। खैर लास्ट क्लास में अपन ने यहाँ तक कवर कर लिए थे कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है उस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिकली बाय यूजिंग CF और PI। तो CF वाला क्लास तो हमने जो पार्ट है उसको ऑफलाइन क्लासेस में ही कंप्लीट कर दिए थे, बट जो PI वाला मेजर सेक्शन है, PI का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और अलग अलग टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन, उस चीज़ को हमने उसमें लेक्चर 1 और 2 में इन डिटेल में कवर किए। और लेक्चर 2 में आपको लास्ट में कुछ होमवर्क भी दिया गया, आप सभी उस होमवर्क को किए भी हो, और आपका जो डाउट था वो मैंने टेलीग्राम में आपको सॉल्व करके दिया। उसके बावजूद अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट अगर होता है तो मेरा नंबर सभी को पता है, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप में आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं तुरंत आपको आपका सॉल्यूशन देता हूँ विदिन 24 आवर। ठीक है, तो अभी हमारा जो यूनिट 2 का कुछ पार्ट बाकी है और यूनिट 3 का कुछ पार्ट बाकी है, नॉन होमोजेनियस वाला सेक्शन, और उस चीज को मैं बाद में कवर कर रहा हूँ। मतलब पहले आज के क्लास में इसी के रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करूंगा जो कि यूनिट 3 का है, और मान लो यूनिट 3 का 50% वेटेज यहीं से आपको मिल जाता है। ठीक है, वो है आपका मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड को यूज करके आप किस प्रकार से हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली एक पूरा आर्टिफिशियल मेथड है, बट उसका प्रूफ में हम इन डिटेल में ना जाते हुए बस पास कोर्स में इतना सही है कि किस प्रकार से आप इस चीज को, इस मेथड को यूज करके, बेसिकली इसका वर्किंग रूल्स को आपको समझना है कि किस प्रकार से आप इस मेथड के हेल्प से किसी भी हायर ऑर्डर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली होता क्या है ना कि PI निकालना जो है वो बाकी किसी जो हम लोग फॉर्मूला वगैरह किए थे उसके हेल्प से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन वगैरह आप देखिए हो, थोड़ा लंबा भी हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये जो मेथड है ना वो PI निकालने के लिए काफी इफेक्टिव होता है। ठीक है, ऐसे तो ये एक आर्टिफिशियल मेथड है वो ठीक है, बट PI निकालने के लिए ये काफी इफेक्टिव होता है। इसीलिए मैं उस टॉपिक के साथ ही कंटिन्यूएशन में यूनिट 3 का पार्ट है ये, ठीक है ना, ये यूनिट 3 का पार्ट है ना, UG सेकंड सेम यूनिट 3 का पार्ट है ये। यूनिट 3 का इस पार्ट को मैं कवर कर लेता हूँ, इसमें काफी क्वेश्चंस भी आए हैं लास्ट ईयर और आपको मिलेगा ये। ठीक है, आपको स्ट्रिक्टली बोल के देगा विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। बट अगर आप जानते हो कि आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर जो है वो बिना मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज करे भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूं तो के मेथड जो है वो क्या स्टेट करता है, तो पहले अपन इस चीज को इन डिटेल में समझ लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप देखो मैंने हेडिंग लगाया, ये आपका कंप्लीट थियरी का नोट्स है फॉर दिस टॉपिक मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसको आप कॉपी में उतार लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, बट खैर अभी समझने का काम है तो उसको इन डिटेल में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने देखो कि वर्किंग रूल लिख के दिया, एक तो आपका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी लिखा और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी लिखा है। समझ में आ रहा है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए पहले पढ़ लेते हैं, फिर सेकंड ऑर्डर के लिए पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या है वर्किंग रूल, उस चीज को समझने का कोशिश करते हैं। y1 plus py is equal to क्या है, q है, जहां पे pq दोनों की दोनों x का फंक्शन है या फिर कांस्टेंट है। ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो अलग बात है कि ये लीनियर दिख रहा है, बट हो भी सकता है लीनियर, नहीं भी हो सकता है, वो कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो उतना फर्स्ट ऑर्डर में क्वेश्चन नहीं पूछता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर को आप ऑलरेडी सॉल्व करना आता है, 12th में आप सीख चुके हो और हमने भी आपको ऑफलाइन क्लासेस में शुरुआत में कराया था। ठीक है, 12 में आप रिड्यूसिबल टू वेरिएबल, होमोजेनियस, लीनियर ये सब नहीं किए थे, बडोली वगैरह शायद, तो अभी मैंने आपको करा दिया। तो फर्स्ट ऑर्डर का कोई भी इक्वेशन आप तो अभी सॉल्व कर ही सकते हो। बट अभी अगर मैं एक झलक आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार से यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आप फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व कर सकते हो, बट क्वेश्चन अपन इसी टॉपिक में लेंगे जो पूछा जाता है, यानी कि सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। समझ में आया। तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो आप देख सकते हो सबसे पहला काम है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जिस भी फॉर्मेट में दिया जाएगा आपको उसको रीराइट करना है, यानी कि आपको उसको तरीके से लिखना है इन सच ए वे दैट द कोएफिशिएंट ऑफ dy by dx दैट इज y1 मस्ट बी यूनिटी। समझ में आया, क्लियर है। यानी कि आपको सबसे पहले dy by dx मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इस पैटर्न में सजाना है ताकि dy by dx का कोएफिशिएंट क्या आएगा, यूनिटी आएगा। चलो
जैसे देखो मैंने लास्ट में एक एग्जांपल लिया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने सॉल्व करने बोला। अभी इस चीज को मैं रिराइट करने का मतलब क्या है कि dy by dx का कोएफिशिएंट को 1 बनाऊंगा। अभी dy by dx का कोएफिशिएंट को अगर 1 बनाना है तो x plus 4 से ओवरऑल इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो यहाँ से 3y by x plus 4 और इधर 3 by x plus 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अभी अपन देखते हैं अपना अगला पार्ट। अगला पार्ट ये कहता है कि आप क्या करो, y1 plus py is equal to q, जो इक्वेशन है उसमें q वाले पार्ट को 0 एज्यूम कर लो। ठीक है, जो आप CF कैलकुलेशन के टाइम करते थे, याद है ना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के टाइम आप राइट हैंड साइड को 0 मान के चलते थे ना, है ना? तो उस चीज के लिए आपको CF जो आप करते थे वही चीज यहाँ पे करना है कि q को आपको 0 मान देना। q को 0 मानने के साथ साथ ही ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये जो मिला, अगर dy by dx है सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर है तो आप इजीली इस चीज को बिना CF का हेल्प से, अगर CF चाहते हो तो CF से निकालो, या फिर आप बिना CF का हेल्प से डायरेक्टली ये हो जाएगा dy by dx इक्वल टू माइनस py। वेरिएबल सेपरेशन से डायरेक्टली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, जो कि कुछ इस फॉर्मेट में आएगा y इज इक्वल टू a इंटू यू, जहां पे a कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट का नाम लिखा मैंने, और u आपका कोई भी x का फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर काम करने के बाद, जैसे मैंने देखो यहाँ पे इसको रीराइट करने के बाद सिर्फ मैंने कौन सा पार्ट को कंसीडर किया, q को 0 रख दिया इस पार्ट को, और यहां से सॉल्व करके इसको वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर लोगे, dy by y इक्वल टू माइनस 3dx by x plus 4, उसको अगर सॉल्व कर लोगे तो इजीली आपके पास ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, y इज इक्वल टू a into x plus 4 होल टू द पावर माइनस 3। तो ये कुछ y इज इक्वल टू a into u टाइप का फंक्शन दिख गया ना, जहां पे इस चीज को मैं क्या बोलूंगा, x plus 4 होल टू द पावर माइनस 3, उसको बोल दूंगा u। ठीक है, तो जैसे ही आपको u मिल गया तो आप फाइनल सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को याद कर लो, और उसी फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, जो इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, जो कहलाएगा आपका मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। क्या है, y इज इक्वल टू c इंटू ux। c तो रहेगा, ux तो आपको पता चल गया ना। अगर इसका मैं सॉल्यूशन निकालने का बात करूं तो मैं क्या निकाल सकता हूं, देखो इसी क्वेश्चन का y इज इक्वल टू c इंटू ux। ux क्या आ गया मेरा, x प्लस 4 होल टू द पावर माइनस 3। ठीक है, प्लस देकर के क्या डालूंगा, ux यानी कि x प्लस 4 होल टू द पावर माइनस 3। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन q बाई u। q क्या है आपका, जिसको आप छोड़ के आए थे, 3 बाई x प्लस 4 है q, है ना? गलती से इसको मत बोल दीजिएगा, 3 को रिराइट करने के बाद आपका pq मिलेगा, देख रहे हो ना, रिराइट करने के बाद कोएफिशिएंट 1 होने के बाद pq मिला, तो q हो जाएगा ये, ना कि 3 होगा। तो 3 बाई x प्लस 4 डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, u क्या है, x प्लस 4 होल टू द पावर माइनस 3। तो ये अगर डिवाइड करूंगा इसको इससे, समझ में आ रहा है ना, तो क्या मिलेगा आपका, ओवरऑल जो चीज आपको मिल जाएगा वो हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर, 3 इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर, और साथ में रहेगा dx। तो ये हो गया आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी बस ये सिंपल सा इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करके यहाँ पे इसका आंसर रख दो, तो ये पूरा आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा, और वही क्या होगा, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सिंपल फर्स्ट ऑर्डर का कांसेप्ट से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन IF निकाल कर भी कर सकते थे, आंसर आपको वही मिलता। बट यहां पे बोला गया है कि विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आपको दिखाना है, इसीलिए आप इस चीज को इस प्रकार से कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्किंग रूल टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना? अभी इस टॉपिक में तो खैर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, अगर पूछा गया, मतलब आज तक तो पूछा नहीं गया, अगर पूछा जाता है आपके एग्जाम में तो आप कर सकते हो इस प्रकार से, जैसे मैंने आपको बोला। ठीक है, इसीलिए बोल दिया, पढ़ के जाना है आपको एग्जाम में। ठीक है ना, आपको ऐसा नहीं है कि सर ने बोला नहीं आ सकता है तो आपको छोड़ देना, बिल्कुल नहीं, पढ़ के जाना है। अगर आ जाता है तो आप करोगे, और अगर नहीं आता है तो जो आएगा वो करोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला बात। ठीक है, यानी कि वर्किंग रूल फॉर y2 प्लस p y1 प्लस p y इज इक्वल टू r। ये क्या है, ये एक हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट्स कोएफिशिएंट। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे pq जो है, सॉरी कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे pq जो है वो फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है। अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट बोलोगे, अदरवाइज फंक्शन ऑफ x भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसको रिराइट करेंगे, है ना, इसी फॉर्मेट में लेकर के जाएंगे। ठीक है, कि y2 का कोएफिशिएंट क्या हो जाए, हाईएस्ट ऑर्डर जो डिफरेंशियल है उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से हम इसको रिराइट करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे,
क्यू का आर का वैल्यू जो राइट हैंड साइड है उसको 0 मान करके इसको लिखेंगे। अभी इस जगह से ये निकालने का एक ही तरीका है आपके पास, सीएफ के जैसे आप निकाल दो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल करके, रूट्स निकाल करके सीएफ निकालोगे। अगर आप सीएफ निकालोगे तो आपको यू और वी यहां से मालूम पड़ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, यू और वी पता लग जाएगा आपको कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बट इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो तो सिर्फ सीएफ नहीं देगा, सीएफ प्लस पीआई देगा। तो सीएफ वाला पार्ट तो आप निकाल दिए, अभी पीआई वाला पार्ट कैसे निकालोगे वो आपको ऑलरेडी पता है, बट यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पीआई वाला पार्ट फॉर्मूले से डायरेक्ट आप निकाल सकते हो बिना कुछ कैलकुलेशन किए। बट ये चीज ध्यान में रखो कि अगर आपको सिर्फ सॉल्व करने बोला तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे मैंने लेक्चर 1-2 में कराया, ठीक है। अगर आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड यूज करने बोला तभी आप यूज करोगे, अदरवाइज उसको यूज नहीं कर सकते हो आप, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो CF तो हो गया आपका C1 U प्लस C2 V, जहां से आपको U और V मिल गया, ठीक है। और PI का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है PI का U इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस V इंटू जी ऑफ एक्स, समझ में आया। UV आपको मिल जाएगा यहाँ से, CF से मिल जाएगा UV, और FX GX कहां से मिलेगा देखो, ठीक है। FX हो गया आपका माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ VR बाई W dx, और GX हो गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ UR डिवाइडेड बाई W dx, समझ में आ रहा है, क्लियर है। यहाँ पे V क्या है, ये UV है, R क्या है, उधर जो आपने मिस किए थे पहले 0 जिसको माने थे वही R, और W क्या है उस चीज को समझना है। W आपको अलग से यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। W है आपका व्रॉन्स्कियन, यानी कि U और V का डेरिवेटिव और U और V का डिटरमिनेंट, समझ में आया ना। तो उसको आप कैसे निकालोगे, U V ऊपर लिखोगे, U1 V1 नीचे लिखोगे, E1 V1 इंडिकेट्स द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ U and V, समझ में आ रहा है। तो U V लिखोगे, E1 V1 लिखोगे, और फिर इस 2/2 डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दोगे, क्या आ जाएगा U V1 माइनस V U1, समझ में आया ना। तो इस प्रकार से आपके पास आपका W का वैल्यू निकल करके आ गया, समझ में आया। तो ये हो गया W, ये V U और R आपको पहले से पता है, तो FX GX आ जाएगा, FX GX पुट कर दोगे, U V पुट कर दोगे, कैलकुलेट कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा डायरेक्टली PI आ जाएगा, बिना कुछ फॉर्मूला वगैरह लगाए, है ना। जो पुराना फॉर्मूला है वो यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज के लिए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इफेक्टिव हो जाता है। खैर मैं इसका प्रूफ वगैरह नहीं बता रहा हूं क्योंकि उतना आपके सिलेबस में नहीं है, पूछे नहीं जाते, ऑनर्स वगैरह अगर होता तो बता देता, अभी आपको नहीं चाहिए। बट अगर मैं ध्यान से देखूं तो आपको इतना सा वर्किंग रूल अगर पता है एल्गोरिथम्स की कैसे आपको करना है तो मोर देन इनफ है ना। आप क्वेश्चन को करके आराम से नंबर कैरी कर सकते हो, और वही आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपका मेजर सब्जेक्ट नहीं है, माइनर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान से देख सकते हो कि किस प्रकार से आप मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को यूज करके आप किसी भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका वो सारे कहानी, है ना। तो इसको आप ध्यान से समझ करके रखो, है ना। तो ये सारे मेथड्स है, आप प्रॉपर्ली देख लो, देख करके एक बार नोट कर लो। अभी मैं अपना क्वेश्चन जो है उस चीज को स्टार्ट करता हूं। तो अभी चलिए अपना जो क्वेश्चन है इस टॉपिक के अंदर में, यानी कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है वो अपन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये सारे के सारे मैंने सेकंड ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। इतना सा कर लोगे तो मोर देन इनफ है इस टॉपिक के लिए, और करने का कुछ जरूरत नहीं है। थियरी याद कर लो और इतना सा कर लो, सफिशिएंट है, ठीक। और थर्ड ऑर्डर बेसिकली पूछते नहीं है, बट फिर भी मैं करा के दूंगा थर्ड ऑर्डर का कुछ क्वेश्चंस, एक बार 2 क्वेश्चंस करा के दूंगा। थर्ड ऑर्डर भी सेम है, W निकालना है, उसी प्रकार से फॉर्मूला वगैरह थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में या फिर टेलीग्राम के थ्रू कवर करके देंगे आपको। ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, एकदम देखने से 1 या 2 क्वेश्चन ही पॉसिबल होते हैं, और काफी लेंथी क्वेश्चन की वजह से 8-10 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, इसीलिए पूछा नहीं जाता है, ठीक है। बट खैर कंसेप्ट वही है, ठीक है। अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो कितना भी ऑर्डर, ठीक है ना। बट इफेक्टिव किस लिए हो जाता है सेकंड ऑर्डर का, मुझे अगर पूछते हो तो मुझे तो यही समझ आता है कि मैं इस मेथड को अगर सेकंड ऑर्डर का पीआई निकालने के लिए यूज करना है तो ही करूँगा, अदरवाइज और किसी जगह पे इतना खास यूज होता नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले इतना सा आप कर लो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे, टोटल 16 क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन मैं करके देता हूँ आपको, पैटर्न समझा के देता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन आप करोगे, आपका होमवर्क में रहेगा, आप करके टेलीग्राम में दोगे मुझे। और जो आपका होमवर्क है या फिर जहाँ पे भी वीडियो पे डाउट है वो आप फोन करके, या फिर होमवर्क जो भी है उसमें जो भी डाउट रहेगा तो टेलीग्राम के थ्रू आप मुझे दो, मैं आपको सॉल्व करा के देता हूँ, ठीक है। और जो थर्ड ऑर्डर वाला पार्ट है वो या तो हम अगले लेक्चर में अगर पॉसिबल होता है
तो नया टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में कवर कर देंगे, या तो टेलीग्राम के थ्रू वो एक पन्ने का क्वेश्चन थियरी सब कुछ लेकर के एक पेज का चीज है वो कवर कर देंगे। ठीक है, तो अभी टोटली अपन फोकस करते हैं इसका क्वेश्चन। तो यहाँ में से कौन कौन सा क्वेश्चन अगर मैं करूँ तो सोचने की कोशिश करूँ तो हाँ पहला वाला कर दूंगा, उसके तरह ये 2 3 4 तो 5 6 सिमिलर है, 6 कर देता हूँ। 7 8 का लगभग उसी के प्रकार में है, 6 के प्रकार में ही है, तो 7 8 अब करोगे 9। हाँ 9 में वेरिएबल कोएफिशिएंट चेंज हो गया, रीराइट करना होगा, तो 9 कर देता हूँ। और इधर राइट हैंड साइड डिफिकल्ट है तो मान लो 10 भी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 4 कर दूंगा और बाकी जो 12 क्वेश्चन रहेगा वो आपका होमवर्क में रहेगा और आप ये सारे कहानी को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है y2 प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल, चलिए काम करते हैं इस साइड को एरेज कर देते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन अभी कर नहीं रहे हम, तो होमवर्क में रहेगा तो इधर से क्वेश्चंस करेंगे तो ये वाला पार्ट आराम से इरेज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा पहले पॉज करके। ठीक है ना, y2 प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या सॉल्व करना है, sec ऑफ nx, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखो कंपेयरिंग द above डिफरेंशियल इक्वेशन विद, किसके साथ कंपेयर करोगे, वाई स्क्वायर प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। वी हैव क्या मिलेगा आपको, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस पी वाई 1 होता है प्लस क्यू वाई होता है इक्वल टू आर होता है। हमें क्या मिल रहा है, p का वैल्यू मिल रहा है 0, p तो है ही नहीं, q का वैल्यू मिल रहा है n स्क्वायर और r का वैल्यू मिल रहा है sec ऑफ nx। ठीक, कंसीडरिंग, कौन सा पार्ट आप कंसीडर करोगे, अभी r को 0 मान लोगे ना, वही तो आपका रूल कहता है। ठीक है, r को 0 मान लोगे। ठीक है, द ऑक्सिलरी इक्वेशन, CF निकालना है ना यहाँ से, द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द above डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जहां से m का वैल्यू जो आएगा वो प्लस माइनस n आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर CF जो होगा वो क्या हो जाएगा, e टू द पावर अल्फा 0 है ना यहाँ पे, 0 इंटू एक्स है ना, a cos nx प्लस b sin nx। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा a cos nx प्लस b sin nx। ठीक है, हियर यहाँ से आपको इसको c1u प्लस c2v की तरह ट्रीट कर सकते हो, जहां से आपको c1 c2 मिल गया, सॉरी uv मिल गया, u का वैल्यू आ गया cos nx एंड v का वैल्यू आ गया आपका sin ऑफ nx। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, uv अगर आपके पास आ गया तो आप तुरंत वो भी निकाल सकते हो ना, w, देयरफॉर w जो होगा वो क्या हो जाएगा, uv, और इधर आ जाएगा आपका u1 v1, तो u कितना आ जाएगा आपका cos nx, v आ जाएगा आपका sin nx, u1 जो आएगा वो क्या आएगा माइनस n sin nx, और u2 जो आएगा वो क्या आ जाएगा n cos nx। ठीक है, तो अगर मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करूं, इन दोनों का प्रोडक्ट करूं तो n cos स्क्वायर nx आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस n sin स्क्वायर nx, तो n जैसे ही कॉमन चला जाएगा तो आंसर जो आएगा वो 1 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो आंसर आ गया यहाँ पे n विच इज नॉन जीरो। w अगर 0 हो गया तो प्रॉब्लम है ना, नीचे हो जाएगा आपका v इंटू आर एफ एक्स जी एक्स निकालने के टाइम डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो n को नॉन जीरो होना मैंडेटरी है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में बोल के भी नहीं दिया तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, w जैसे ही आ गया, अभी हमारे पास क्या निकालना है हमें, नाउ pi निकालने के लिए, cf तो आ गया ना, pi निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, u इंटू एफ एक्स प्लस v इंटू जी एक्स, एफ एक्स जी एक्स निकालना पड़ेगा। तो अभी एफ एक्स कैसे निकालेंगे, एफ एक्स हो जाएगा आपका फॉर्मूला माइनस ऑफ इंटीग्रेशन v इंटू आर डिवाइडेड बाई w इंटू डी एक्स। ठीक है, तो v कितना हो गया, v किधर हो गया भाई, sin nx, r क्या हो गया sec nx डिवाइडेड बाई w क्या है n है इंटू dx। ठीक है, तो माइनस 1/n बाहर आ गया और ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan nx dx। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, मेरे ख्याल से log
cos x के शायद log cos x 1 by cos x इंटू डेरिवेटिव, हाँ वही हो जाएगा, log cos x हो जाएगा, ठीक है, log cos x हो जाएगा या फिर log sec x होगा भाई, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन तो माइनस में आएगा, log sec x होगा, तो log sec nx मॉड्यूलस 7 में होगा, और इधर n स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे n है ना, एक n तो बाहर में आएगा, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन fx। समझ में आ रहा है? प्लस c नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कांस्टेंट ऑलरेडी आएगा, उधर एडजस्टमेंट होगा, CF वाले पार्ट में ऑलरेडी आ चुका है, दो कांस्टेंट देख लो ना, एक भी आ चुका है और ये 2 डिग्री है, तो दो ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा सॉल्यूशन में, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए इस पार्ट को इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ पे कांस्टेंट वाले पार्ट को आपको इंक्लूड नहीं करना है। उसके बाद अगर मैं gx का बात करूँ तो gx क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन v के जगह पे आ जाएगा आपका u इंटू आर डिवाइडेड बाई w इंटू dx। तो u कितना हो गया यहाँ पे, अगर मैं u को देखूं तो वो cos nx हो गया, इंटू r क्या हो गया भाई, r किधर है, sec nx डिवाइडेड बाई n w इंटू dx। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x बाई n, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, x बाई n हो जाएगा, ठीक है। therefore pi जो होगा आपका वो pi क्या हो जाएगा, u इंटू एफ एक्स प्लस v इंटू जी एक्स। तो u कितना है, u है आपका cos nx इंटू एफ एक्स कितना हो जाएगा, माइनस cos nx इंटू लॉगरिथम ऑफ मॉड्यूलस sec nx डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस v इंटू जी एक्स, v है sin nx प्लस दिस, ये हो जाएगा आपका x बाई n sin nx। समझ में आया ना, ये हो गया आपका pi, ठीक है। तो pi आपको मिल गया, cf आपको पहले से मिल गया, तो आप क्या लिख सकते हैं, therefore general solution of the given differential equation is, general solution of the given differential equation is क्या होगा, y is equal to cf plus pi, जहाँ पे cf आपको क्या मिल रहा है, a cos nx प्लस b sin nx प्लस pi क्या आ रहा है, pi आ रहा है x by n sin of nx माइनस cos of nx into logarithm of modulus sec nx divided by n square, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इतना सा पार्ट आपको करना पड़ेगा, जितना भी नंबर आपको दिया जाएगा 4-5 मार्क उसके लिए, ठीक। तो अभी आप देख सकते हो कि ये पहला क्वेश्चन जो है इसको हमने निपटा दिया, अभी आगे का कहानी जो है इसको देखते हैं थोड़ा बहुत करके, है ना। तो इस चीज़ को मैं इरेज कर रहा हूँ और प्रॉपर नोट कर लीजिएगा इसको पॉज करके, उसके बाद हम आगे का जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करते हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट है आपका वो क्वेश्चन नंबर 6 हमें करना है अगला पार्ट में, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 वाला पार्ट, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका y2 माइनस 3y1 प्लस 2y इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा, जैसे भी आप पहले वाले क्वेश्चन में लिखे हो, कंपेयरिंग द above differential equation, comparing the above differential equation with y square plus p y square क्या लिख रहा हूँ, y2 plus p y1 plus qy is equal to r। we have p का वैल्यू तो हमारे पास -3 है, q का वैल्यू हमारे पास 2 है और r का वैल्यू हमारे पास है एज ए फंक्शन ऑफ x दिस, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस चीज को जज करते हैं ना। सबसे पहले हम लिखते हैं कंसीडरिंग दिस इक्वल टू 0, दैट इज r as 0, considering this part as a 0, the auxiliary differential equation is क्या हो जाएगा, m square minus 3m plus 2 is equal to 0। तो ये हो जाएगा m minus 1 into m minus 2 बराबर 0। तो m का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1,2। समझ में आया, क्लियर है। तो therefore CF जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका C1 e to the power 1x, क्योंकि दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आया, याद है ना CF का फॉर्मूला, C2 e to the power 2x, ठीक है। क्लियर, आपको u कितना मिल गया, e to the power x, और v कितना मिल गया, e to the power 2x मिल गया,
ठीक है। तो आप इजीली यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, W निकाल सकते हो ना। तो ये हो जाएगा UV और ये हो जाएगा U1 V1, ठीक है। तो ये हो जाएगा UV1 माइनस U1V, ठीक है। तो UV1 जो होगा वो क्या हो जाएगा U इंटू V1, तो U इंटू V का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2 इंटू e टू द पावर 2x माइनस E1 जो हो जाएगा e पावर x का डेरिवेटिव तो वही है इंटू V कितना है e टू द पावर 2x, तो ये आ जाएगा आपका 2 e टू द पावर 3x माइनस e टू द पावर 3x दैट इज e पावर 3x, ठीक है। तो ये आ गया आपका W व्हिच इज नॉन जीरो, क्वाइट ओके, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले fx निकालेंगे, ठीक है ना। तो नाउ सोचते पहले fx कैसे निकालेंगे। fx का फॉर्मूला सभी को पता है, माइनस ऑफ क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू r सॉरी v इंटू r डिवाइडेड बाई w इंटू dx, ठीक है। तो v कितना है भाई, v कहाँ है, v कहाँ है, v कहाँ है, v कहाँ है, v है e टू द पावर 2x, r कितना है e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e पावर x, ठीक है। और w कितना है, w है आपका इधर आया e टू द पावर 3x आया, ठीक है, इंटू dx, समझ में आ रहा है। तो ये माइनस हो गया, तो e पावर 3x ये देखिए ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया dx डिवाइडेड बाई e पावर x प्लस 1। अब इस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन आप एनसीईआरटी लेवल में क्लास 12 में बहुत सॉल्व किया, क्या करना है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट करना, दैट इज e पावर x को कॉमन ले लो, e पावर माइनस x dx ऊपर आ जाएगा और इधर आ जाएगा 1 प्लस e पावर माइनस x, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ e पावर माइनस x dx हो जाएगा ना। तो इस माइनस को अंदर घुसा देते तो माइनस, ये नीचे का डिफरेंशिएशन पूरा पूरा ऊपर तैयार हो गया, आंसर जो आएगा वो लॉगरिथम ऑफ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आंसर, समझ में आया। सिमिलरली आपका gx जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू आर डिवाइडेड बाई w इंटू dx, व्हाट इज u इज e पावर x इंटू e पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस e पावर x डिवाइडेड बाई e पावर 3x इंटू dx, समझ आता है, क्लियर। तो कहानी जो है वो कुछ इस प्रकार से आ रहा है, dx डिवाइडेड बाई e पावर x इंटू e पावर x प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आप ऊपर क्रिएट करोगे, दैट इज e पावर x प्लस 1 माइनस e पावर x डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आएगा e पावर x इंटू e पावर x प्लस 1 इंटू dx आएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो अगर इधर डिवाइड कर देते तो ये कितना आ जाएगा, dx डिवाइडेड बाई e पावर x माइनस इधर अगर डिवाइड कर देते तो क्या हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई e पावर x प्लस 1। तो इसका जो एलसीएम क्या बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा e पावर माइनस x इंटू dx माइनस इधर हो जाएगा आपका सिमिलरली पहले की तरह जो अभी भी निकाले थे ना, e पावर माइनस x प्लस रखो माइनस अंदर घुसा दो और इधर हो जाएगा 1 प्लस e पावर माइनस x dx, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा e पावर माइनस x का हो जाएगा माइनस e पावर माइनस x और इधर हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, ये हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ मॉड्यूलस 1 प्लस e पावर माइनस x, ठीक है। तो ये आ गया आपका gx और ये इजीली आपका क्या निकाल सकते हो, pi निकाल सकते हो ना, व्हाट इज pi, pi विल बी 2 टाइम्स ऑफ fx प्लस b टाइम्स ऑफ gx, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इजीली आप निकाल दो u fx प्लस b gx करके pi का वैल्यू जो है वो निकाल दो और फिर जो फाइनल सॉल्यूशन है उसको लिख लो, क्या लिखोगे, therefore the final general solution of the given differential equation is y is equal to cf plus pi, जहाँ पे pi पे कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है बट cf पे उतना ही रहेगा जितना आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन भी कवर कर लिया। तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, आप एक बार पॉज करके इसको नोट कर दो, ठीक है। तो 2 पार्ट हो गया और रिमेनिंग 2 पार्ट बाकी है, उसको करते हैं फटाफट। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे सारे कहानी को अच्छे से। अभी अगला पार्ट जो है उसमें देखो अच्छे से, उसमें क्या है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन नंबर कितना है 9 जो है उसको ध्यान से देखने की कोशिश करो मेरी करते करते कि क्वेश्चन में जो कोफिशिएंट्स है वो फंक्शन ऑफ x दे रखा है और ऊपर से वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा उस चीज को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उस चीज को अगर अपन करें तो क्या करेंगे, यहाँ से x स्क्वायर y2 प्लस x y1 माइनस y बराबर x स्क्वायर इंटू ई पावर x, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू वाई वन हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई पावर एक्स। बच्चे यहाँ पे गलत भी कर सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को आर मान लोगे आप, जहाँ पे ये आर नहीं है आर ये होगा। तो अभी आप लिखोगे कंपेयरिंग द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन
कंपेयरिंग द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन विद y2 plus py1 plus qy is equal to r, we have p is equal to क्या मिल रहा है 1/x, q is equal to मिल रहा है -1/x square और r का वैल्यू आपको मिल रहा है e to the power x। समझ में आया? अभी आपको r को क्या मान लेना है? 0 मान लेना है। तो कंसीडरिंग y2 plus 1/x into y1 minus 1/x square into y is equal to 0 भी है। अभी आपको क्या निकालना है? CF निकालना है। बट आप देखोगे कि यहाँ पे कॉफिशियंट्स जो है वो वेरिएबल में है, तो कॉफिशियंट्स अगर वेरिएबल में है तो आप CF नहीं निकाल पाओगे डायरेक्टली, तो आप क्या करोगे? आप कुछ ना कुछ यहाँ पे करने का कोशिश करोगे। बट अगर आप ध्यान से देखो तो आप यहाँ पे फंस जाओगे बुरे तरीके से। बट एक बार आप क्यों ना एलसीएम लेकर के इस चीज को देख लो। अगर वापस आप एलसीएम ले लेते हो तो यहाँ पे तो एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो आप सॉल्व करने के लिए एलसीएम निकाल लो, दैट इज CF फाइंड करने के लिए एलसीएम निकाल रहे हो, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। बट इस चीज को आप जनरली तो सॉल्व नहीं कर पाते थे। बट आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने लास्ट 2 टॉपिक कराया था, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और आपका लैग्रेंज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसी का एप्लीकेशन घुसा दिया यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे x हो या फिर ax plus b हो, इसको आप होमोजेनियस या फिर लैग्रेंज से कर सकते हो ना, सब्स्टिट्यूशन करके। वही काम आपको यहाँ पे करना है टू फाइंड द CF। समझ में आ रहा है ना? यानी कि सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा अलग से, यानी कि x का वैल्यू आप e टू द पावर क्या सब्स्टिट्यूट करते हो? t, और अगर x plus b होता है तो e टू द पावर x plus b सब्स्टिट्यूट करते हो। समझ में आ रहा है? सॉरी, ax plus b का वैल्यू e to the power t सब्स्टिट्यूट करते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा t is equal to logarithm of x। प्रूफ वगैरह मैंने बना के दिया था और यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा आपको? x स्क्वायर इंटू डी x स्क्वायर इंटू d2 हो जाएगा, d2 बोलते हैं। वो क्या हो जाएगा आपका? d इंटू d माइनस 1, ठीक है, इंटू t। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? फिर x इंटू y1, इसे y2 लिख दो, x इंटू y1, उसको अपन क्या लिखते थे? सिर्फ d इंटू t से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ना उसको। ठीक है, तो नाउ therefore equation 1 reduces to, therefore equation 1 reduces to, इसमें रिड्यूस होगा, बोलो। इक्वेशन 1 रिड्यूस हो जाएगा d इंटू डी माइनस 1, फिर प्लस d और इधर माइनस 1, सॉरी यहाँ पे ठीक क्या बोल रहा हूँ मैं, y आएगा, ऑब्वियसली y आएगा, इंटू y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको इजीली पूरा आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि d स्क्वायर माइनस d प्लस d कैंसिल हो जाएगा, फिर d स्क्वायर माइनस 1 इंटू y इज इक्वल टू 0 हो गया। समझ में आ रहा है? तो d स्क्वायर माइनस 1 इंटू y इज इक्वल टू 0 अगर हो गया तो आप यहाँ पे क्लियरली सॉल्व कर सकते हो इस चीज को फर्दर। बोलोगे आपका ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या हो जाएगा? m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जहां से m का वैल्यू आपको 2 वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस 1। तो CF जो आप लिखोगे वो क्या लिखोगे? C1 e टू द पावर 1 इंटू क्या लिखोगे आप? t सब्स्टिट्यूट किया था ना, तो वेयर d का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा? याद है ना? कैपिटल D का वैल्यू हो जाएगा d dt, याद है? तो इस चीज को अगर मैं सब्स्टिट्यूट किया तो प्रॉपर्ली इस चीज को यहाँ पे लिखो, C1 e to the power t आएगा और यहाँ पे C2 e to the power माइनस t आएगा। समझ आ रहा है ना? C1 e power t और इधर आ जाएगा C2 e power माइनस t, ये हो गया आपका CF। तो आप क्लियरली यहाँ पे बोल सकते हो ना, here u is equal to e power t and v is equal to e power माइनस t। काम निपटा नहीं। समझ में आ रहा है ना? u भी आपको मिल गया, बट खैर t के फॉर्म में तो आप इसको यूज नहीं कर सकते, तो t को फाइनली सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। e to the power t को आप क्या लिखोगे? x लिख लो, और e to the power माइनस t को आप क्या लिखोगे? 1/x लिखोगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो आप क्या लिख दो यहाँ पे? here u is equal to x and v is equal to 1/x। ठीक है, तो w जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? u1 v1, यानी कि आपका uv क्या होगा? x 1/x और e1 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर। तो अगर मल्टीप्लाई किया तो x इंटू माइनस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस 1/x माइनस 1/x, ये हो जाएगा आपका माइनस 2/x। ठीक है, तो fx अगर मैं निकालने गया तो fx का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ u इंटू आर डिवाइडेड बाई v इंटू आर डिवाइडेड बाई w इंटू dx, यानी कि v इंटू आर की अगर मैं बात करूं सर, v क्या है आपका? 1/x
इंटू आर कहाँ गया, आर 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 आ गया आपका ई टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई डब्ल्यू क्या हो गया -2/x, ठीक है, dx। तो यहाँ से प्लस हाफ जो है वो बाहर निकाल दो, 1/x कैंसिल हो जाएगा, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन वही हो जाएगा, और gx जो होगा वो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू आर डिवाइडेड बाई डब्ल्यू इंटू डी एक्स। तो यू क्या हो गया आपका, यू हो गया यहाँ से क्या दिख रहा है भाई, ये सब गायब हो जाता है, यू तो यहाँ पे x इंटू आर क्या हो गया, आर हो गया आपका ई टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई डब्ल्यू -2/x। समझ में आ रहा है, क्लियर है। यहाँ से माइनस हाफ बाहर जाएगा और ये हो जाएगा तेरा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स dx। समझ में आया। अभी इस चीज को सॉल्व करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, जो कि आप इजीली कर सकते हो, है ना। हाईलाइट, इस चीज को आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे, इस चीज को आप सेकंड फंक्शन मानोगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स -2x इंटू ई टू दी पावर एक्स dx। और इस चीज को वापस इंटीग्रेट करो तो आपके पास आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा x इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1, डेरिवेटिव ऑफ x तो 1 होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x वही हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है ना। तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका वो gx वाले पार्ट, साथ में माइनस हाफ लगेगा, ये हो जाएगा gx वाले पार्ट का आंसर। अभी अगर fx gx आपको मिल गया तो आप क्या कर सकते हो, pi इज इक्वल टू u इंटू एफ एक्स प्लस बी इंटू जी एक्स करके pi निकाल सकते हो। अगर pi आ गया तो pi और cf के हेल्प से आप इजीली आपका फाइनल जनरल सॉल्यूशन जो है इस तक आराम से पहुंच जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, उसमें क्या बोला है, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस 3xy1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसमें मैं और इन डिटेल में सब कुछ लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली इसको सॉल्व करके दे रहा हूँ। आप जानते हो कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप लेकर के जाओगे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, तो आर का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1/x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आप यहाँ से क्या करोगे, वही आप होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x का वैल्यू e टू द पावर t सब्स्टिट्यूट करोगे, तो t का वैल्यू आपको log x मिलेगा। तो जो कहानी आपको मिलेगा वो d इंटू डी माइनस वन प्लस 3d प्लस 1, वही कहानी आपको मिलेगा इज इक्वल टू 0 CF निकालने के लिए। तो यहाँ से आपको दिख रहा है d प्लस 1 होल स्क्वायर, तो d का जो वैल्यू आएगा वो -1 आएगा, यानी कि जो आपका CF हो जाएगा वो C1 प्लस C2 इंटू टी इंटू ई टू दी पावर माइनस टी। जो CF का फॉर्मूला है रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए वही यूज किया। तो अभी ये हो गया आपका C1 ई टू दी पावर माइनस टी प्लस C2 टी ई टू दी पावर माइनस टी। ई टू दी पावर टी का वैल्यू आपको पता है क्या, x। तो ये हो गया C1 इंटू 1/x प्लस ये हो गया C2 इंटू 1/x और t का वैल्यू हो गया log x, यानी कि log x बाई x हो गया, और वही हो जाएगा आपका u, ये हो जाएगा आपका v। तो अगर मैं w की बात करूं तो हो जाएगा uv और u1 v1, यानी कि 1/x और log x बाई x, और इधर उसका डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर x इंटू 1/x 1 माइनस log x इंटू x का डिफरेंशिएशन 1, ये हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ इसको तो ये मिल रहा है 1/x क्यूब माइनस log x बाई x क्यूब मिल रहा है, और इधर मिल रहा है प्लस log x बाई x क्यूब। तो ये कहानी निपट गई, आंसर आ गया 1/x क्यूब। अभी अपन क्या निकालेंगे, fx निकालेंगे, fx हो जाएगा माइनस ऑफ v इंटू आर डिवाइडेड बाई w। तो माइनस ऑफ v जो है वो कितना है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, v जो है वो है log x बाई x, log x डिवाइडेड बाई x इंटू w जो होगा वो क्या होगा 1/x क्यूब, 1 और इधर चला गया x क्यूब, और r जो होगा वो कितना है 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इंटू 1 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये x क्यूब कैंसिल हो गया, तो बचा जो टर्म हो गया log x बाई 1 माइनस x का होल स्क्वायर, यहाँ पर dx प्लस हो गया, ये dx लगा दो, ठीक है। तो log x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x होल स्क्वायर, ये है अलजेब्रिक फंक्शन, ये है लॉगरिथमिक फंक्शन। बाई पार्ट लगेगा ऑब्वियसली, समझ आ रहा है, बट बाई पार्ट कैसे लगेगा, और लॉगरिथम पहले आएगा तो उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते, यानी कि log x और इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x आ जाएगा, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 माइनस x होल स्क्वायर, और पूरा सेटिस्फाई करने के लिए एक और dx। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो समझ सकते हो आप यहाँ तक कहानी, है ना। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा log x, और इस चीज का अगर मैं इंटीग्रेशन का बात करूँ तो ये आप देखोगे कि ये हो जाएगा -1/1 माइनस एक्स, -1/1 माइनस एक्स हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। इधर भी -1/1 माइनस एक्स, तो माइनस बाहर आ गया, ये प्लस हो गया,
इस प्रकार से आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। और अभी ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको क्या करोगे, इन दोनों का समेशन आपको ऊपर दिख रहा है ना, तो पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, x प्लस 1 माइनस एक्स लिख दो ऊपर, 1 की जगह पे ये आराम से लिख सकते हो आप x इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स, समझ में आ रहा है ना। अभी जैसे आप डिवाइड करोगे तो एक जगह पे आ जाएगा dx बाई 1 माइनस एक्स और प्लस दूसरी जगह पे आ जाएगा dx बाई x, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ लॉग मॉड्यूलस 1 माइनस एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका log ऑफ मॉड्यूलस x। तो इस प्रकार से ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो हमारा दूसरा वाला इंटीग्रेशन जो है वो भी आसानी से हो जाएगा, यानी कि gx वाले पार्ट का अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू आर डिवाइडेड बाई डब्ल्यू है, तो u के जगह पे सिर्फ क्या नहीं है, log x नहीं है, बाकी सारे कहानी तो है ना, मतलब यहाँ पे सिर्फ log x नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर dx। ये तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ये तो यही इंटीग्रेशन है ना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। समझ आ रहा है ना। तो इस प्रकार से आप इस चीज को इजीली सॉल्व कर सकते हो। सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस मेंटेन रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ux और gx आप निकाल दोगे, सॉरी fx और gx, और जैसे ही आपके पास fx gx आ गया तो pi आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। pi इज इक्वल टू u इंटू एफ एक्स प्लस v इंटू जी एक्स करके pi आ जाएगा, और pi अगर आ गया cf आप ऑलरेडी निकाल चुके हो पहले, तो फाइनल जो जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा y इज इक्वल टू cf प्लस pi, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका फाइनल जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। समझ में आया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस कम टाइम में मैंने आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का जो पूरा कंसेप्ट है ए से लेकर के जेड तक वो कवर करने का कोशिश किया। जितने भी तरीके का क्वेश्चन था वो कवर किया है, बट अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस टॉपिक को कितना स्ट्रांग बनाओगे। ये 12 क्वेश्चन करने के बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। जहां पे भी आपको दिक्कत आएगा ये 12 क्वेश्चन करने में, आप मेरे को याद करोगे और मेरे को फोन करके या फिर टेलीग्राम के थ्रू पूछोगे, और अगर फाइनल ट्राई करने के बाद आपको 12 का 12 नहीं बनता है तो भी मैं आपको करके दूंगा। बट मेरा ये विश्वास है कि अगर आप ट्राई करोगे तो एटलीस्ट 6-7 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। उसके बाद अगर कुछ नहीं हो रहा है तो मैं करके दूंगा, उसका पूरा गारंटी है। बट आप ट्राई करो एक बार, अगर ट्राई नहीं करोगे तो होगा ही नहीं कुछ आपसे। समझ में आ रहा है ना। सोशल स्टडी नहीं याद करके काम चला दोगे। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो करना पड़ेगा आपको, अभी करो या फिर बाद में करो एक ही बात है। अभी करा रहा हूँ तो अभी कर लो, बेहतर है आपके लिए, आप भी ये समझ सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ साथ आज का क्लास जो है वो हम इसी जगह पे खत्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हमारा कंप्लीट हो गया। जो डिस्कशन है और थर्ड ऑर्डर है वो हम टेलीग्राम के थ्रू कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को रिवाइज करो प्रॉपरली। जो समझ नहीं आया कॉल करके या फिर टेलीग्राम के थ्रू पूछो, तो मैं प्रॉपर डिस्कशन करूंगा आपके साथ, आपको समझा के दूंगा, पूरा प्रयास करूंगा। और जो भी होमवर्क है मेरा रिक्वेस्ट है उस आप सभी को कि ये सारे होमवर्क को कीजिएगा, और जो डाउट है वो मेरे से सॉल्व करा के लेकर के पूरा टॉपिक को कंप्लीट करके कॉपी में रखिएगा, ताकि आगे आपको और कोई दिक्कत ना आए जब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का क्वेश्चन आपको यूनिट 3 में दिख जाए। समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार से आज का क्लास अपन खत्म कर रहे हैं।